हेलो दोस्तों। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे आपसे कि मैं इज़राइल अपने यूट्यूब चैनल इज़राइल सर जीएस में हम लोग मेन तरीका सीखने वाले थे कि हम लोग किस प्रकार से जीएस को रिकवर करें या कवर कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या प्रतियोगात्मक परीक्षाएं, वो चाहे स्टेट लेवल का हो या चाहे सेंट्रल लेवल का हो। इस चैनल पर कल हमने ढेर सारी बातें करी और तरीके सीखे कि किस प्रकार हम वीडियो को, किस प्रकार हम लोग आपकी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस को रिकवर करें या उसको मेमोराइज करें। उसी आधार पर आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और उस टॉपिक की हाल फिलहाल में न्यूज पेपर वगैरह में, न्यूज चैनल पर बहुत ज्यादा चर्चा है और आजकल हर जगह एक वर्ड आपको सुनने को मिल जाता है, बेरोजगारी। बेरोजगारी कि भारत में अब बेरोजगारी चरम स्तर पर है। भारत में इतने ज्यादा लोग बाग बेरोजगार हो चुके हैं, इतने ज्यादा लोग बागों ने अपना रोजगार खो दिया है। अब मेन चीज है कि बेरोजगारी से एक तो बहुत ज्यादा चर्चा में है न्यूज़पेपरों में, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मेन चीज ये होता है कि हर एक व्यक्ति कह तो देता है कि बेरोजगारी भारत में छाई हुई है या भारत में बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी या जिसे हम इंग्लिश में अनएम्प्लॉयमेंट 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 यानी बेरोजगारी के नाम से जानते हैं ये होती क्या है, और इससे रिलेटेड आपकी ढेर सारी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो प्लीज पढ़ें और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको राइट करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें और उसे समझें कि बेरोजगारी है क्या और अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है। और इस पे आने वाले क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उन टॉपिकों पर पूछे जाते हैं जिन टॉपिकों की हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत सारी चर्चाएं आपकी की जाती हैं। तो उन्हीं टॉपिकों पर हम एक टॉपिक उनमें से ले रहे हैं आज, बेरोजगारी। और बेरोजगारी जैसे कि कल मैं बता रहा था कि अगर न्यूज पेपरों में बेरोजगारी चर्चा में है तो बेरोजगारी वाले टॉपिक का संबंध होता है आपके जीएस वाले सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स से। यानी कि जो अर्थशास्त्र होता है, एक सब्जेक्ट होता है जिसे कल हम लोग आपके समझ रहे थे, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र जीएस वाले हिस्से में एक टॉपिक होता है और जिस टॉपिक का नाम होता है बेरोजगारी। इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। कोशिश इस बात की करें समझें और जितने भी क्वेश्चन आपके इस पे बन सकते हैं उन पे टोटल पे हम बात करेंगे। ये सियोरिटी ही होती है कि जहां से भी हम लोगों को जीएस पढ़नी होती है वो मेन टॉपिक होते हैं आप लोगों के न्यूज में। तो हाल फिलहाल में न्यूज में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, सबसे ज्यादा करंट में आपकी इस समय चल रहा है टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उस पर हम बात। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी देश में, मैं डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुने सारे लोग आप, कि किसी भी कंट्री में यदि हम बात करते हैं, किसी भी देश में, तो किसी भी देश में काम कर सकने की उम्र, काम कर सकने की उम्र यानी कि किसी भी देश में यदि हम लोग बात करें तो किस उम्र में लोग बाग व्यक्ति काम कर सकते हैं, वर्क के लिए आपकी प्रिपेयर्ड होते हैं, तैयार होते हैं, तो वो मानी गई है 15 से 65 ईयर्स के बीच में। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में है तो उस व्यक्ति को उस देश के अंदर काम करने योग्य समझ लिया जाता है। और इस उम्र के जितने भी व्यक्ति किसी भी कंट्री या देश के अंतर्गत होते हैं उनके संपूर्ण समूह को, कंप्लीट जो आपकी टोटल होल वैल्यू होती है, संपूर्ण समूह को उस देश की श्रम शक्ति या इंग्लिश में बोल दिया जाता है आपका पावर फोर्स, लेबर फोर्स, श्रम शक्ति या लेबर फोर्स के नाम से जाना जाता है।
आगे बड़ा काम देगा आपकी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है ना, जैसे हम करेंगे कि जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी इस तरह लगभग 8% के आसपास बनी हुई है, और कुछ आपकी न्यूज चैनलों में ये भी सुनने को आता है कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर आपकी डबल डिजिट यानी कि आपकी 10% अब इसे भी क्रॉस कर चुकी है, तो वहां इस चीज को बढ़ावा देते हैं। यानी श्रम शक्ति का मतलब ये होता है कि किसी भी देश के अंदर जो काम करने की उम्र मानी गई है वो 15 टू 65 ईयर्स माना गया, 15 से 65 वर्ष माना गया। अब 15 से 65 वर्ष की उम्र में जितने भी व्यक्ति उस देश में उपस्थित होते हैं, इन व्यक्तियों का जो एक ग्रुप या समूह बनता है, उस समूह को आपकी हमारी लेबर फोर्स या उस देश की श्रम शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब श्रम शक्ति के बारे में यदि हमें पता चल जाता है, तो श्रम शक्ति के अंतर्गत देखो हम ये कह सकते हैं कि इसमें उन व्यक्तियों को भी हम लोग रख लेते हैं जो रोजगार आपके पाए हुए हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, और उन व्यक्तियों को भी इसके अंतर्गत आपकी काउंट किया जाता है जो व्यक्ति आपकी बेरोजगार माने गए यानी अनएम्प्लॉयड, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो भी इसके अंतर्गत काउंट किए गए हैं, जिनकी उम्र 15 से 65 वर्ष है, 15 टू 65 ईयर्स है, और वो व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आपके काउंट किए गए हैं जिनकी उम्र आपकी हमारी 15 से 65 ईयर्स है और जिनके पास अपना कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी रोजगार नहीं है। तो इन दोनों से मिलकर बनने वाले समूह को उस देश की आपकी क्या कहा जाता है, लेबर फोर्स या श्रम शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो मेन चीज पहले है कि अगर किसी भी कंट्री में, या जैसे हम अपने देश की इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी से संबंधित सबसे पहले पढ़ते हैं तो उस देश में हम श्रम शक्ति या लेबर फोर्स के बारे में देखेंगे। मेन चीज है कि अगर ये चीज आपकी समझ में आ जाती है तो फिर इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने में आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, कोई भी आपकी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रेट कैसे काउंट किया जाता है, गवर्नमेंट कहती है कि मई माह के अंतर्गत आपकी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3% रहा, या जैसे आपकी 10.0% रहा, या जैसे 11.3% रहा, तो ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे काउंट किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू आपकी पुट की जाती है, वह आपको लेबर फोर्स की या श्रम शक्ति की नेसेसरी होती है, जरूरत पड़ेगी इस बात। अब देखो अगर इस बात को हम समझ लेते हैं कि ये जो तथ्य होते हैं इनको श्रम शक्ति या लेबर फोर्स कहते हैं, तो उसके बाद आपकी वास्तविकता में हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट या व्हाट इज रोजगार। पहले इसे देख लेते हैं। देखो एक वर्ड होता है रोजगार का, इंग्लिश में बोल दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट। देखो एक बात का ध्यान रखना, हम जितनी भी क्लास के अंदर टोटल जीएस से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो या कॉन्स्टिट्यूशन का हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, या अगर किसी भी आपकी हमारी जीएस के सब्जेक्ट का अगर टॉपिक होगा तो इंग्लिश में जरा फोकस करना, क्योंकि इंग्लिश में याद आपको रहना चाहिए। इंग्लिश से रिलेटेड चीजें आपको एग्जामों में बहुत ज्यादा मालूम की जाती है, ये 100% सियोरिटी होती है। बिल्कुल मैं आपकी हमारी लिख के दे सकते हैं कि जितने भी आपके हाल फिलहाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, चाहे एसएससी हो या इसके अतिरिक्त आपकी रेलवे हो या किसी भी स्टेट की आपकी हमारी पुलिस के एग्जाम होते हैं, सब टोटल जितने भी एग्जामों में आपकी जीएस वाले टॉपिक आते हैं वो उनका रिलेशन उन्हीं टॉपिकों से होता है जो हाल फिलहाल में आपकी न्यूज में चल रहे होते हैं। कल हमने इस पर ढेर सारी बातें करी थी, तो कोशिश करना कि इन टॉपिकों को हम राइट करें, लिखते रहें और मेमोराइज करें। इन पे यदि हम बात करें तो हम बात करने वाले थे आपकी हमारी, पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार क्या होता है। देखो अगर हम अपने देश के अंतर्गत बात करते हैं, हमारे इंडिया की यदि हम बात करें, तो इसमें ये कहा गया है कि यदि हम भारत में देखें तो भारत के अंतर्गत किसी भी एक वर्ष में, कोई भी एक वर्ष ले, जैसे वर्तमान में 2020 चल रहा है, 2022 से पहले 2021 था, या नेक्स्ट ईयर आपके 2023 होगा, 2023 होगा, तो किसी भी एक वर्ष के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास किसी भी एक वर्ष के दौरान 273 दिनों में हम देखते हैं, 273 डेज हमने देखे, यानी 273 दिनों में हमने ये देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य था। देखो इसको समझना आपकी हमारी, यदि किसी भी व्यक्ति के पास, यदि हम देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के पास यदि एक वर्ष में विदिन 1 ईयर्स, और एक वर्ष में जैसे 365 डेज होते हैं, काउंट किए जाते हैं, उनमें 273 डेज, 273 दिनों का आपकी हमारी 273 दिनों में हमने देखा, और पर डे के हिसाब से प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे का कार्य करता है, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं
जो एक वर्ष में आपकी 273 दिनों के अंतर्गत आपकी पर डे के हिसाब से 8 आवर्स का आपकी उनको वर्क अवेलेबल होता है, उन पर कार्य उपस्थित होता है। तो ऐसे जितने भी आपके हमारे व्यक्तियों से मिलकर जो वर्ष बनता है ना, इस वाले वर्ष को मानक वर्ष कहते हैं। इस वाली बात को नोट करते रहना। मानक वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड ईयर। स्टैंडर्ड ईयर, ये उस वाले वर्ष को टोटल बोल दिया जाता है, स्टैंडर्ड ईयर कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में हमने देखे 273 डेज देखे। इन 273 डेज में आपकी पर डे के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे का पर डे आपकी हमारी कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला जो वर्ष होता है, उस वाले वर्ष को क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड ईयर्स, या आपकी या हिंदी में मानक वर्ष बोल दिया जाता है। अब यदि हम इसी मानक वर्ष पर अगर हम काम करें, मानक वर्ष की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसी मानक वर्ष में जितने भी कुल व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं मानक वर्ष में, इस मानक वर्ष में कुल जितने व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, उन व्यक्तियों को रोजगार के अंतर्गत रखा जाएगा, उनको रोजगार व्यक्ति माना जाएगा। देखो ये कितनी आसान है, इतनी ज्यादा कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती जो कभी भी ना समझ में आए। किताबी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी टफ लैंग्वेज होती है, आसान शब्दों में है, बड़ा आसान है कि किसी भी हमने स्टैंडर्ड ईयर के पहले देखा, किसी भी मानक वर्ष में देख लिया हमने, टोटल जितने भी व्यक्तियों के पास आपकी किसी भी मानक वर्ष में पर डे के हिसाब से 8 आवर्स का अगर एम्प्लॉयमेंट है, तो उन व्यक्तियों को जो माना जाता है वो किसमें माना जाता है, रोजगार में। और इन वाले व्यक्तियों को आपके रोजगार व्यक्ति के नाम से जाना जाता है आपकी, यानी कि इन व्यक्तियों को हम कह सकते हैं कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट है। इसको तो कह देते हैं आपकी हमारी एम्प्लॉयमेंट, ये होता है एम्प्लॉयमेंट। बाकी कुछ ये एम्प्लॉयमेंट हुआ। अब देखो एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति आपकी हमारी जिनके पास कोई भी वर्क नहीं होता, या इतने दिनों में आपकी कोई भी रोजगार नहीं होता, तो ऐसे कह सकते हैं कि वो बेरोजगार होगा। लेकिन इसकी भी अलग डेफिनेशन प्रोवाइड कराएगी, इसकी भी अलग तरीके की आपकी परिभाषाएं होती हैं। तो पहली बात हमने 3 चीजें देखो इसमें अभी समझी हैं। एक चीज हमने सबसे पहले इसमें काउंट करी कि किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपकी श्रम शक्ति क्या हुआ। श्रम शक्ति का मतलब लेबर, आपकी फोर्स जिसे कहा गया, यानी 15 से 65 वर्ष की उम्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह आपकी श्रम शक्ति हुआ। इस श्रम शक्ति वाले समूह में इसमें दोनों व्यक्ति काउंट हुए, एम्प्लॉयमेंट भी, नॉन एम्प्लॉयमेंट वाले भी। किसी भी श्रम शक्ति वाले समूह में जिन व्यक्तियों के पास एक वर्ष के 273 दिनों में पर डे के हिसाब से 8 आवर्स का रोजगार है, 8 घंटे का अगर रोजगार है, तो उन व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले आपकी हमारी वर्ष को मानक वर्ष बोला गया। और मानक वर्ष यानी कि स्टैंडर्ड ईयर बोला गया। मानक वर्ष और स्टैंडर्ड ईयर में रहने वाले व्यक्तियों को आपकी हमारी रोजगार व्यक्ति के नाम से जाना गया, यानी एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट है, इस चीज को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे आजकल हायतोबा मची हुई है, बहुत ज्यादा न्यूज चैनलों पर आपकी, बहुत ज्यादा आपकी न्यूज़पेपरों में रहता है कि बेरोजगारी बेरोजगारी, रोजगार रोजगार। तो रोजगार से तात्पर्य क्या है, और ये जीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत बार एसएससी और रेलवे और आपकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि रोजगार व्यक्ति किसको कहा जाता है। तो इन आपकी हमारी व्यक्तियों के समूह को क्या कह सकते हैं हम लोग, रोजगार कहते हैं। 4 ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद देखो अगर हम काउंट करें, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि बेरोजगार आपकी हमारी व्यक्ति किसे कहा जाएगा। यानी अगर रोजगार वाले व्यक्ति ये हैं, तो फिर बेरोजगार वाले व्यक्तियों का समूह आपकी हमारी किसे कहा जाएगा। अब देखो उसे ही समझ लेते हैं, जिस टॉपिक पर हम लोग आपकी चर्चा करने वाले थे उसे ही समझ लेते हैं। यानी कि अब हम थोड़ा बहुत आपकी हमारी बात करेंगे कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बोला गया, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको लेकर आजकल न्यूज चैनलों में सबसे ज्यादा हाईलाइट है, सबसे ज्यादा चर्चा इसकी की जा रही है। तो देखो अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, इसके बारे में यदि हम समझें, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हम देखते हैं किसी भी देश के अंतर्गत आपकी, तो एक वर्ष के आधे से अधिक
दिन, एक वर्ष के आधे से अधिक दिन, अर्थात 183 डेज। अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी देश में हम देखें, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो भारत में पढ़ लेते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में यानी कि भारत में एक वर्ष के आधे से अधिक दिन, अर्थात 183 डेज, 183 दिन, 183 दिनों के अंदर यदि वो काम करने में सक्षम था और काम करने की शक्ति भी रखता था, पावर भी रखता था, कैपेसिटी भी थी, काम करने में सक्षम भी था, काम करने की शक्ति भी रखता था, लेकिन उस व्यक्ति को कोई भी कार्य नहीं मिला, कोई भी उसको वर्क नहीं मिला, तब उस व्यक्ति को बेरोजगार माना जाएगा। ये बेरोजगार होती है, तब उस व्यक्ति को आपकी हमारी क्या कहा जाएगा? बेरोजगार कहा जाएगा। देखो कितनी आसान है, ये बहुत बार आपकी हमारी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूं, जब कभी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो ये हमेशा याद रखें कि किस टॉपिक की सबसे ज्यादा आपकी न्यूज चैनलों पर या न्यूजों में या न्यूज आपकी हमारी पेपर में सबसे ज्यादा चर्चा, क्योंकि आजकल ये टॉपिक आपकी बहुत हर जगह मिल जाएगा आपको छाया हुआ कि बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी से आपकी हमारी कैसे समस्याएं आपकी क्रिएट होती है, कैसे डेवलप या उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं टॉपिकों पर हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी हमारी एक वर्ष के आधे से ज्यादा दिन यानी 183 डेज, 183 दिनों में लगातार कोई भी व्यक्ति काम करने के लायक था, उसके पास आपकी कैपेसिटी थी, क्षमता थी, लेकिन उसको कोई भी कार्य नहीं मिला, तो उस व्यक्ति को आपकी क्या बोला जाता है? बेरोजगार कहा जाता है। अब इसी आधार पर अगर हम बेरोजगारी को काउंट करते हैं, बेरोजगारी को यदि हम इसी आधार पर देखते हैं, तो यहां ध्यान से सुनना, आपकी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इसमें आपकी हमारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरोजगारी जिस पर हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? यानी कि बेरोजगारी में भी बहुत सारे आपके तरीके हैं कि इस तरीके की अगर बेरोजगारी है तो ये बेरोजगार होगा, इस तरीके की बेरोजगारी है तो ये बेरोजगार होगा। तो हाउ मेनी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये पैट डाउन करते रहना सारी चीजों को और एक बार आपकी हमारी ध्यान से समझना। अब देखो हम अगर रोजगार हमारी समझ में आता है कि अगर 273 दिनों में आपकी हमारी कोई भी व्यक्ति 8 घंटे आपकी हमारी पर डे के हिसाब से कार्य करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट हुआ, और यदि कोई भी व्यक्ति एक वर्ष के आधे से अधिक दिन यानी 183 डेज, 183 दिनों में कोई भी उसे आपकी हमारी वर्क नहीं मिलता, कोई भी यदि उसे कार्य नहीं मिलता है, तो फिर वो व्यक्ति आपकी कैसे माना जाएगा? वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट होगा यानी बेरोजगार व्यक्ति माना जाएगा। अब देखो यहां लिखा जाता है आपकी हमारी, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, जैसे हम कह रहे थे जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपकी न्यूज आपकी एग्जाम में मालूम किया जाता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ध्यान से समझना सारी चीजें, ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, श्योरिटी है इस बात की कि जैसे जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कोई भी आपको हमारी ऐसे नहीं बताता, और इसको बड़े ध्यान से आप समझे, राइट करें। मेरी इस बात की श्योरिटी होती है आपकी कि हमेशा ये क्वेश्चन आपकी सबसे ज्यादा आपको एग्जामों में मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको एग्जामों में मिलेंगे। देखो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। देखो एक एक आपकी हमारी लिखते रहना, मैं सबको यहाँ बताता रहूंगा कि कैसे करके आपकी हमारी बेरोजगार व्यक्ति होते हैं, ये कितने प्रकार की बेरोजगारी, कैसे करके किस बेरोजगारी में कौन से व्यक्ति को काउंट किया गया है। देखो अगर पहले नंबर पर देखें, पहली बात ये समझना आपकी हमारी, देखो मैं पहले यहाँ एक चीज क्लियर कर देते हैं सब लोगों के लिए कि इस दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे देश हैं, कुछ देश होते हैं विकसित विकसित देश, इंग्लिश में बोला जाता है डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड, और कुछ देश होते हैं विकासशील, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं इंग्लिश में, डेवलपिंग कंट्री। देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई भी देश जिसमें पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ये जिसको हम कहते हैं नेशनल आय, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई, ये टॉपिक हम आपकी डिटेल में बात करेंगे, नेशनल इनकम का राष्ट्रीय। इस प्रकार आप समझ लो फिलहाल अभी कि जो देश आपकी हमारी विश्व में अमीर होते हैं,
मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर होती हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड हाई होता है, उस देश में बेरोजगारी दर कम होती है, उस देश में नेशनल इनकम ज्यादा होती है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, उन देशों को विकसित देश कहा जाता है। और जिन देशों के अंतर्गत जैसे पर कैपिटा इनकम हम कह रहे थे, जैसे नेशनल इनकम हम कह रहे थे, या जैसे मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे एजुकेशन स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, मैं आगे ये सारी चीजें आपको बताऊंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी कि इनका मतलब क्या होता है। ये बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा हर पेपर में हर साल आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुट किए जाते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय, मेडिकल फैसिलिटीज का मतलब होता है स्वास्थ्य सेवाएं, एजुकेशन स्टैंडर्ड का मतलब होता है शिक्षा का स्तर, और लाइफ स्टैंडर्ड का मतलब होता है जीवन का स्तर। जिन देशों में ये बिलो लेवल पर होते हैं, बिलो लेवल का मतलब होता है निचले स्तर पर होते हैं, बिलो लेवल पर निचले स्तर पर होते हैं, तो उन देशों को आपकी हमारी क्या कहा जाता है, विकासशील देश कहते हैं। और जिन देशों में ये सारी चीजें जो हमने यहाँ राइट की है, लिखी गई हैं, जिन देशों में ये हाई लेवल पर होता है, उच्च स्तर पर होता है, उन देशों को हम विकसित देश या डेवलप्ड कंट्री कह देते हैं। एक बात ध्यान रखना हमेशा, हम इनकी यहाँ इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। इस वाले टॉपिक में आपकी विकसित देशों में आपकी बेरोजगारी अलग प्रकार की होती है और विकासशील देशों में बेरोजगारी अलग प्रकार की होती है, इसीलिए हमने पहले इसको बता दिया। अब देखो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला बेरोजगारी का जो प्रकार होता है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो सबसे पहली बेरोजगारी होती है, इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। देखो ध्यान से समझना सारे व्यक्ति, चक्रीय बेरोजगारी को इंग्लिश में जरूर टाइप करते रहना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखो इसको समझते हैं, ध्यान से समझना आपकी, मैं एग्जांपल देके बताता रहूंगा। जैसे चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, पहली बात तो यह है, इसको ध्यान रखना, ये ज्यादातर विकसित देशों में देखने को मिल जाती है, विकसित देशों की बेरोजगारी होती है। देखो इसका मतलब यह है कि जैसे हम किसी भी कंट्री की बात करें जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, जैसे ब्रिटेन होता है, जैसे जापान होता है, जैसे जर्मनी होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया होता है, जैसे न्यूजीलैंड होता है, बहुत सारे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बहुत सारी कंट्री हैं जो डेवलप्ड हैं, यानी ऐसे समझ लो जो फिलहाल अमीर देश होते हैं, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज्यादा होती है, तो उन देशों को विकसित देश कहते हैं। और विकसित देशों में देखने वाली एक प्रमुख बेरोजगारी कौन सी होती है, चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी भी विकसित देश के अंतर्गत बाजार, हाँ देखो बहुत अच्छा वर्ड है, बाजार को भी हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज मार्केट, परफेक्ट मार्केट अलग होता है, अनपरफेक्ट मार्केट अलग होता है, पूर्ण बेरोज आपकी बाजार अलग होता है और अपूर्ण बाजार अलग होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बड़े अच्छे टॉपिक होते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा मीनिंग, लेकिन मेन चीज उसी पे फोकस करना, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं, मेरी गारंटी, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं ऐसे कोई नहीं बताता आपकी, सच में बता रहे हैं, अगर आपने इस लेवल को अपना लिया तो कोई भी आपकी हमारी आपकी जीएस में कोई भी वीक पॉइंट नहीं रह सकता। हमेशा इस बात की कोशिश करें कि एग्जाम में कहां से आती हैं चीजें और कहां से आपकी हमारी वहां से क्वेश्चन पुट कैसे कर लिए जाते हैं, कभी भी मेरी गारंटी होती है कि कैसे आपकी हमारी 50/50 नंबर कैसे कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो किसी भी विकसित देश में जब कभी भी बाजार में मंदी का दौर आता है, मंदी का दौर, आजकल अखबारों में आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि मंदी का दौर, मंदी का दौर उसे कहते हैं जब आपकी हमारी खरीदार किसी भी बाजार में कम हो जाते हैं, वस्तुओं की मांग घट जाती है। मांग का मतलब होता है डिमांड, यानी किसी भी बाजार के अंतर्गत मांग का कम होना, वस्तुओं की डिमांड का कम होना, यानी कि मांग जब कम होगी जब लोगों के पास आपकी हमारी कैपिटल नहीं होगा, जब आपकी पूंजी है आपकी उनके पास पैसा नहीं होगा, कैपिटल के बारे में हम अलग एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ते हैं। जब कभी भी किसी भी बाजार के अंतर्गत आपकी मांग कम हो जाती है, यानी मंदी का दौर आ जाता है, उस दौर में व्यक्तियों के पास रोजगार कम हो जाता है, रोजगार घट जाता है,
और इस स्थिति में आपकी जब रोजगार घटता है तो जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उस बेरोजगारी को आपकी हमारी क्या कहा जाता है, चक्रीय बेरोजगारी। ये है देखो चक्रीय बेरोजगारी कितनी आसान है। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब बाजार में वस्तुओं की मांग घटी। अब बाजार में वस्तुओं की मांग घटी तो जैसे करके देखो आपकी कोशिश करते हैं कि जैसे पहले आपकी मान लेते हैं कि 10 आपकी इंडस्ट्री काम कर रही थी मार्केट में आपकी मैन्युफैक्चरिंग का। अब 10 इंडस्ट्री आपकी हमारी मान लेते हैं कि 10,000 प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही थी और अब मान लेते हैं कि वस्तुओं की मांग पहले 10,000 आपकी हमारी प्रोडक्ट पर आपकी हमारी मंथ के हिसाब से मार्केट में डिमांड थी, मांग थी। अब वस्तुओं की मांग घटकर 5,000 रह जाती है, 5,000 रह जाती है। डिमांड 5,000 रह गया, हाफ हुआ। अब यहाँ काम करने वाली जो 10 इंडस्ट्री होगी अब इनकी संख्या भी मान लेते हैं आपकी हमारी आधी कम होगी, पहले 10 था 5 रह गया। अब 10 इंडस्ट्री में मान लेते हैं आपकी 1,000 आपकी वर्कर्स काम कर रहे थे, 1,000 व्यक्ति काम कर रहे थे। जब फैक्ट्रियों की संख्या आधी होगी तो वर्कर्स भी आधे होंगे, 500 आपकी हमारी वर्कर्स रह गए। तो इस स्थिति में आपकी हमारी जो उत्पन्न होती है ना बेरोजगारी, 500 व्यक्ति बेरोजगार हुए, इस वाली बेरोजगारी को चक्रीय चक्रीय बेरोजगारी। और याद रखना आपकी चक्रीय बेरोजगारी तभी खत्म हो जाती है जैसे ही मंदी का दौर खत्म होता है, यानी दोबारा वस्तुओं की मांग बढ़ती है। तो किसी भी देश में आपकी वस्तुओं की मांग बढ़ने के कारण जो बेरोजगारी स्वयं को समाप्त कर देती है उसे क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। और ये अमूमन हमें विकसित देशों में देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार यदि हम देखते हैं आपकी बेरोजगारी का, तो दूसरा प्रकार आपकी बेरोजगारी का जो होता है उस प्रकार को हम लोग आपकी कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। घर्षण जनित बेरोजगारी, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में जरूर याद रखना आपकी। देखो घर्षण जनित बेरोजगारी, पहली बात यह है कि ये बेरोजगारी भी आपकी विकसित देशों में देखने को मिलती है, ये भी विकासशील देशों में देखने को नहीं मिलेगी। देखो इस बेरोजगारी की यदि हम बात करते हैं तो इस बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी भी देश में, आजकल हाँ बहुत ज्यादा टॉपिक चर्चा में, आप लोग बहुत पढ़ रहे होंगे कि एक कंपनी है अभी जो हाल फिलहाल में आपकी हैंडओवर की गई है, यानी जिसको सेल किया गया है, और एक सोशल नेटवर्किंग साइट कंपनी है आपकी जिसका नाम है ट्विटर। ट्विटर को अभी अभी हैंडओवर किया इस दुनिया के, इस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के द्वारा। इन्होंने इसको अभी अभी आपके हैंडओवर किया है, परचेज करा है। आपने देखा होगा कि ट्विटर में बहुत ज्यादा आपके हमारी लोगों की नौकरियों की छटनी की जा रही है भाई, है कि नहीं? बहुत ज्यादा लोगों की आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति को निकाल दिया गया, पहले 10,000 काम कर रहे थे या 5,000 रह गए, बहुत सारे लोगों की आपकी नौकरी जा रही है। यानी एलन मस्क के द्वारा ट्विटर में आपकी हमारी व्यक्तियों की या वहां काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले एम्प्लॉयज की वहां पर आपकी छटनी की जा रही है। यानी कि जैसे 1,000 व्यक्ति काम करते थे तो अब वहां पर आपकी हमारी 500 या फिर आपकी 300 व्यक्तियों से काम चलाया जा रहा है, तो व्यक्तियों की छटनी हुई, यहां से व्यक्ति निकाले जा रहे हैं। इन व्यक्तियों के निकालने के बाद जो व्यक्ति बेरोजगार हुए, वो जिस बेरोजगारी के अंतर्गत आपकी रखे जाते हैं ना, वो बेरोजगारी आपकी हमारी कौन सी होती है, घर्षण जनित या फ्रैक्शनल आपकी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना इस वाली बात को। देखो बड़ी आसान चीजें हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई व्यक्ति एक रोजगार में था, यानी जैसे हम अभी समझ रहे थे कि एक व्यक्ति ट्विटर कंपनी में एज ए एम्प्लॉयज काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। अब उस व्यक्ति के पास आपकी फिलहाल कोई भी रोजगार नहीं रहा, छटनी करती गई। अब इस व्यक्ति को दूसरा रोजगार सर्च करना पड़ेगा, दूसरे रोजगार को सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इस रोजगार को छोड़ने के बाद दूसरे रोजगार के बीच में, मध्य में जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई उसको क्या कहा गया, घर्षण जनित बेरोजगारी। कितने आसान शब्दों में है आपकी, जैसे हमने ट्विटर के एग्जांपल से समझा, क्योंकि इस बात की चर्चा अखबारों में बहुत ज्यादा की जा रही है। अब इस बात की चर्चा जब अखबारों में हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर कौन सी बेरोजगारी चर्चा में आती है, घर्षण जनित। और ये क्वेश्चन आपकी फिर आपके एग्जाम में बन जाता है कि घर्षण जनित बेरोजगारी किन देशों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, विकसित देशों। विकसित देशों में ये बेरोजगारी पाई जाती है जब कभी भी कोई व्यक्ति एक रोजगार को लेफ्ट करने के बाद दूसरे रोजगार की तलाश में रहता है, और एक रोजगार को लेफ्ट करने के बाद दूसरे रोजगार के पाने के मध्य में
जो बेरोजगारी आपकी क्रिएट या उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। ये घर्षण जनित बेरोजगारी हुई, ये भी विकसित देशों में पाई जाती है। अब देखो ट्विटर आपकी हमारी किस देश की कंपनी है, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत आपको ध्यान जरूर रखना, अमेरिका की है। ट्विटर कंपनी की स्थापना 2006 में हुई और ट्विटर कंपनी की स्थापना आपकी की गई थी जैक डोर्सी के द्वारा। जैक डोर्सी, इन साहब के द्वारा आपकी हमारी ट्विटर कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी के यदि हम हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के इस शहर में इस कंपनी का आपकी हेडक्वार्टर रखा गया है। इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आपको। 2006 में स्टेबल हुआ, जैक डोर्सी ने इसको स्टेबल करा अमेरिका। अब देखो अमेरिका कैसा देश हुआ, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हुआ, और उसी देश में आपकी लोग बागों की ट्विटर में से आपकी छटनी की गई। तो जो बेरोजगारी आपकी क्रिएट या उत्पन्न हुई उसको क्या कहा गया था? फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या घर्षण रहित बेरोजगारी आपकी हमारी कहा गया। ठीक, क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आने वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद अगले अनएम्प्लॉयमेंट पर, अगली बेरोजगारी पर हम लोग आपकी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद बेरोजगारी का तीसरा प्रकार यदि हम बात करें तो बेरोजगारी का जो थर्ड आपकी हमारी काइंड होता है, तीसरा जो प्रकार होता है, उस प्रकार को कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी को इंग्लिश में बोला जाता है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। इस वाली बात को पहले लिखना करना आपकी, ये बेरोजगारी विकासशील या अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। देखो विकासशील मैं अभी डिफाइन कर रहा था आपको, अल्पविकसित वो होते हैं जो विकसित भी नहीं होते, विकासशील से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, विकसित से थोड़ा सा नीचे होते हैं, वो अल्प विकसित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो चाइना, ये अल्प विकसित देशों में काउंट किए जाते हैं, जो थोड़ा सा डेवलप्ड कंट्री के आपकी ब्लॉक में होते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके थोड़ा सा अपर सिचुएशन में होते हैं, उन देशों को आपकी क्या कह देते हैं हम लोग? आपकी अल्प विकसित देश कह देते हैं। और किसी भी अल्प विकसित देश या विकासशील देश में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर आपकी हमारी क्या नाम से जाना जाता है? आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तब उसका आंसर होता है आपकी हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अभी तक एग्जामों में आ चुका है, कम से कम आपके 100 टाइम्स आपकी नंबर्स ऑफ एग्जाम में ये क्वेश्चन आपकी मालूम किया जा चुका है। इसको जरूर ध्यान रखना। सबसे ज्यादा भारत में जिस बेरोजगारी को आपकी देखा जाता है वो आपकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सबसे ज्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी। देखो समझते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है। जैसे ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये दोनों विकसित में थी, ये विकासशील में होती है। देखो इसकी अगर हम बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी की, तो जब कभी भी किसी भी देश में कौशल के अभाव, कौशल का मतलब होता है आपका टैलेंट, स्किल्स, टैलेंट या स्किल कहते हैं, कौशल के अभाव में जो बेरोजगारी आपकी उत्पन्न होती है उस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। देखो जैसे करके हम इंडिया में रोज एक आपकी हमारी हम काम पढ़ते हैं कि इंडिया में कोई भी आपकी हमारी काम हुआ, सबसे ज्यादा इंडिया में बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि हम लोगों के पास ना आपकी हमारी, हमें एक ही मौके की तलाश होती है कि कैसे भी करें आपकी कुछ ना करना पड़े और रोजगार मिल जाए। यानी जिस लायक तो है नहीं, जैसे करके अगर किसी व्यक्ति ने आपकी बीएड भी कर रखा है या जैसे एमएड भी कर रखा है, या फिर आपकी हमारी कोई भी व्यक्ति आपकी हमारी बहुत ज्यादा आपकी हमारी एजुकेटेड है, मान लेते हैं आपकी हमारी बीटेक उसके द्वारा आपकी किया गया है, तो और अगर मान लेते हैं ना कि भारत में अगर कोई भी एक किसी भी राज्य के अंतर्गत सफाई कर्मचारी का फॉर्म आ जाता है तो सब व्यक्ति कहते हैं डाल दो, रोजगार मिल जाएगा, आपकी हमारी बात खत्म हो गई, है ना। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने बीएड करा, आपने एमएड करा या आपने बीटेक करा, तो वास्तविकता में कर तो लिया, लेकिन उस लायक आपकी जो उसमें डिमांड थी आपने पढ़ाई का, आपने पढ़ाई नहीं करी ना, आपने उस लायक स्किल्स ही नहीं है कि अगर आपकी इसके माध्यम से आप कोई जॉब हासिल कर सकें या इसके माध्यम से आप कोई जॉब हासिल कर सकें। यानी कि जो भी रोजगार भारत में आता है, कोई भी भारत में आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है,
कोई भी जॉब आती है एसएससी में, क्लरिकल पोस्ट की आती है, स्टेनो पोस्ट की आती है, या किसी भी आपकी जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी फिलहाल आपके एग्जाम में फॉर्म निकले हुए हैं उसमें आती है, तो कोई भी है जो रोजगार किसी भी आपकी हमारी कंट्री में किसी भी इकोनॉमी में निकला हुआ है और उस रोजगार लायक आपके पास कौशल भी होता, यानी आपने फॉर्म तो डाल दिया अंधाधुंध और आपकी हमारी पेपर में भी देखने आपकी हमारी बैठने के लिए जाते हैं, आता कुछ नहीं हम लोगों से आता तो कुछ नहीं है आपकी हमारी, लेकिन हमने फॉर्म डाल दिया और फॉर्म डालने के बाद आपकी पेपर देने चले गए और इस कारण आपकी जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई ना उस वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक कहते हैं। ये है संरचनात्मक बेरोजगारी, और इसीलिए तो कहा गया कि भारत में सबसे ज्यादा आपकी बेरोजगारी संरचनात्मक है, ये वाली बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कि जो रोजगार है, जैसे करके हमने अभी देखते हैं कि अगर आपकी हमारी अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम हुआ आपकी हमारी पैट का, अब इस एग्जाम में आपकी लगभग 37 लाख आपके लोगों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो बड़ी मुश्किल से आपकी 10 या 12 लाख लोग क्वालिफाई होंगे, 10 या 12 लाख। अब इनमें से 10 या 12 लाख लोगों को अगर निकाल देते हैं तो बाकी आपके 25 लाख लोग बचे, तो इसका मतलब 25 लाख लोग जो फेल हुए उनमें इस रोजगार लायक आपके टैलेंट ही नहीं था, कौशल ही नहीं था। तो ये वाले आपके हमारे लोगों ने जो बेरोजगारी उत्पन्न करी है ना, इस वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी का नाम दिया, और इसीलिए तो कहते हैं कि इंडिया में कोई भी नौकरी निकलती है तो लोग बाग, जैसे अभी आपकी हमारी भारत में आपकी नौकरी निकली आपकी रेलवे ग्रुप डी। अब रेलवे ग्रुप डी में आपकी 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, अब 2 करोड़ लोगों में से नौकरियां 1 लाख की हैं, अब इनमें से 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ 99 लाख लोग जो है वो यहां से आपके बाहर होंगे, तो 1 करोड़ 99 लाख लोग जो बेरोजगार हुए, इन लोगों ने जो बेरोजगारी उत्पन्न करी वो आपकी कौन सी थी, संरचनात्मक बेरोजगारी, क्योंकि इनके पास वो टैलेंट ही नहीं था, वो स्किल्स ही नहीं थी, वो कौशल ही नहीं था जो उस नौकरी को आपकी करने लायक माना, और इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, तो कौन सी बेरोजगारी होती है, वो आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई। इसी रूप में आपकी अगर हम समझते हैं बेरोजगारी का अगला प्रकार आपकी कौन सा होता है, तो इसके बाद आपकी हमारी बेरोजगारी का चौथा और बहुत ज्यादा पॉपुलर आपकी हमारी प्रकार होता है, और इस वाले प्रकार को आपकी हमारी माना जाता है भैया आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंग्लिश में आपकी हमारी डिसगैस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। डिसगैस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को कई बार हिंदी में छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आपकी हमारे भारत में ये बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आपकी डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किस फील्ड से होता है, एग्रीकल्चर के फील्ड से होता है। कभी हम बात करेंगे, जब कभी भी इसकी होगी बात, कृषि के क्षेत्र को आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया गया है, क्योंकि सभी को पता होगा थोड़ा बहुत कि किसी भी देश की आय में योगदान देने वाले 3 सेक्टर होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, जिनमें एक प्राइमरी सेक्टर होता है, हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, और एक टर्टियरी सेक्टर होता है, हिंदी में तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और कृषि को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, उद्योगों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सारे सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र को इसके अंतर्गत काउंट किया गया है। इनमें अलग अलग आपकी हमारी इंडस्ट्री या अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो आपको आपकी बताई जाए, लेकिन इतना भी अगर आप मेमोराइज कर लेते हो तो बहुत कुछ इसमें से आपको मिल जाता है, जो सभी एग्जामों में आपकी सबसे ज्यादा मालूम किया जाता है। यानी कृषि के क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगैस्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, और भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्राइमरी सेक्टर में। इस बेरोजगारी की यदि हम बात करते हैं, ध्यान से समझना सारे व्यक्ति, जैसे इसका मतलब ये होता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तब आंसर आता है किसी भी क्षेत्र में
आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के लगे होने से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। देखो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, बड़ा आसान एग्जांपल है। जैसे भारत में आपको पता ही है पॉपुलेशन वाला कंट्री है और कम से कम एक परिवार में कम से कम आपकी हमारी 5 से 10 आपकी मेंबर्स का होना एक नॉर्मल बात। कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत में एक परिवार आपके कम से कम 5 सदस्यों का और आपकी हमारी ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये तो हमने एक एवरेज आंकड़ा है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इंडिया में लोग बाग आपकी हमारी होते ही किस्म किस्म के हैं, बस पॉपुलेशन इंक्रीमेंट करना है, बाकी तो कुछ आपकी हमारी है ही नहीं। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी एक परिवार है 5 मेंबर्स का है, उसमें आपकी 5 लोग रह रहे हैं और इनके पास आपकी मान लेते हैं जुताई की भूमि 10 बीघा है। अब इस 10 बीघे भूमि को आपकी अगर आप मान के चले नॉर्मल तरीके से तो 2 व्यक्ति आपकी हमारी आराम से कर सकते हैं, 2 व्यक्ति आपकी इस भूमि को आराम से इसमें खेती कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, 5 के 5 व्यक्ति इसी 10 बीघे जमीन के पीछे आपकी हमारी पड़े हुए होते हैं और इसी में लगे हुए होते हैं, बाहर निकलना एजुकेशन कुछ उनके साथ में होता नहीं है। अब इन 2 व्यक्ति खेती कर सकते थे, कर कितने रहे हैं, 5 कर रहे हैं। अब 10 बीघे जमीन में आप कितने भी कोशिश कर लें लेकिन अमूमन 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की पर ईयर एनुअल इनकम होगी, इतनी इनकम होगी। अब इतनी इनकम हुई, इतनी इनकम 5 व्यक्तियों ने मिलकर करी। अब मान लेते हैं 5 व्यक्तियों के स्थान पर अगर इस 10 बीघा जमीन को 2 व्यक्ति भी करते तब भी आमदनी इतनी नहीं होती, ना तो बढ़ती और ना कम होती। तो इसका मतलब इसमें 3 व्यक्ति तो एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं, अतिरिक्त ही लगे हुए हैं। तो ये 3 व्यक्तियों के हटने से ना हटने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ा है। तो इन वाले व्यक्तियों को आपकी हमारी जो बेरोजगार आपकी माना जाता है ना, इन वाले व्यक्तियों को आपकी हमारी किस प्रकार का बेरोजगार माना जाता है, प्रच्छन्न। ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी भारत के सब में आपकी किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा और अगर 6 भी बच्चे हैं ना, 8 भी बच्चे हैं तो भी इसी के अंतर्गत आपकी काम कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत वर्ग उनको कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति बाहर ही नहीं जा रहा, बल्कि इस इतने बीघा जमीन को 1 या 2 व्यक्ति आराम के साथ कर सकते हैं, तब भी इतने की आमदनी होती है, अर्निंग होती है और इतने की ही अर्निंग उनको इंक्लूड करके होती है, इनको लेफ्ट कर देते हैं तब भी आपकी 1.5 से 2 लाख की आपकी एनुअल इनकम होती है। तो इन व्यक्तियों के हटाने से या इन व्यक्तियों को काम पर रखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। तो ये जो 3 व्यक्ति आपके बेरोजगार हुए, इन्होंने काम तो जरूर करा लेकिन इनके काम का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो इस वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और इसीलिए तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे ही करके एक क्वेश्चन तो ये सबसे ज्यादा आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी आपकी किसको कहा जाता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, ज्यादातर कृषि क्षेत्र में जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगे होते हैं तो उस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। यानी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, तो इसका आंसर सीधा सीधा देना, जैसे हम लोग अभी समझ रहे थे, जिस बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उस बेरोजगारी को प्रच्छन्न कहते हैं। देखो एक बात मैं अभी समझा रहा था आप लोगों को कि इसमें जो अतिरिक्त श्रमिक काम करने वाले हैं, इन्होंने तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं करा, कोई भी उत्पादन नहीं करा, 2 व्यक्ति भी उतना ही आपकी अर्न करके देते हैं, 5 व्यक्ति भी उतना ही अर्न करके देते हैं, तो 3 व्यक्तियों ने कोई भी अर्निंग नहीं करी है। तो इन व्यक्तियों को आपकी हमारी जो माना जाएगा वो इनकी प्रोडक्शन को जीरो माना है। तो इस वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं, प्रच्छन्न। और भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी के बाद सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई, बड़ी मुश्किल चीज है, बहुत ज्यादा हालत खराब होते हैं भारत में। वास्तविकता में लोग बाग कुछ भी नहीं करना चाहते, जो उनके पास होता है उसी में वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं, और इसी रीजन से ये दोनों प्रकार की बेरोजगारियां हमेशा ये भी विकासशील या अल्प विकसित देशों में उत्पन्न होती है, और ये भी आपकी बेरोजगारी अगर भारत में है तो विकासशील या फिर अल्प विकसित देशों में आपकी हमारी ये बेरोजगारी उत्पन्न। बड़ी मुश्किल चीजें हैं, आप कोशिश करो प्लीज पढ़ने की, और ऐसा पढ़ो आपकी हमारी जो पढ़ा हुआ आ जाए।
मत पढ़ो किसी भी चीज के पीछे ऐसा कि अंधाधुंध हम कोई भी बुक्स लेके बैठ जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स की, और जहां से वो ओपन हुआ वहीं से मेमोराइज करना स्टार्ट कर दिया, कभी नहीं आएगा। प्लीज वहां से पढ़ो जहां से चीजें इस समय चर्चा में है। बहुत ज्यादा ये रोजगार वाला, बेरोजगार वाला टॉपिक चर्चा में होता है। एक बात और मैं छोटी सी आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें से एक बेरोजगारी और होती है, और उस बेरोजगारी को हम लोग कहते हैं आपकी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि जैसे करके आपकी अगर कोई भी मौसम, अमूमन ये बेरोजगारी भी आपकी कृषि क्षेत्र में भी आपकी दिखाई देती है। जैसे करके कृषि के क्षेत्र में अगर नॉर्थ इंडिया में खासकर यूपी में बात करें तो सर्दियों के मौसम में 4 महीने का उनके पास रोजगार होता है, जो शुगर कैन या गन्ने का सीजन हो। उसके बाद 8 माह उनके पास कोई भी रोजगार नहीं होता। तो 4 माह में तो वो रोजगार में आ जाते हैं, लेकिन बाकी के महीनों में उनके पास कोई भी रोजगार नहीं होता। और बाकी के 8 मंथ में, 8 माह में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उस बेरोजगारी को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी कहा। बार बार कह रहा हूँ, प्लीज ऐसा पढ़ लो आपकी हमारी जो पढ़ा हुआ आ जाए, और सीमित चीजें पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपके हमारी दिमाग में आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया और उसमें से आए कुछ ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो प्लीज करके इन चीजों को देखें। अगर अच्छा लग रहा हो आपकी हमारी तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और लोग बागों को आपकी हमारी बताएं कि जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका क्या होता है, और कैसे करके हमारी एग्जाम में जीएस पढ़ी हुई आ सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम में आने वाला जो सब्जेक्ट या टॉपिक होता है वो जीएस का होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आजकल आपकी एक बेरोजगारी और चर्चा में रहती है, और उस बेरोजगारी को आपकी हमारी नाम दिया गया है, एक बेरोजगारी होती है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी का मतलब होता है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी किसी भी क्षेत्र, किसी भी इंडस्ट्री में तकनीकी में कोई भी परिवर्तन होता है। तकनीकी का मतलब टेक्नोलॉजी होता है। जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि भारत में 4G के स्थान पर आपके इंटरनेट का 5th जनरेशन, जी का मतलब जनरेशन होता है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किसी भी पीछे इंटरनेट से संबंधित एक वर्ड आपकी 4G होता है, 3G होता है, 2G होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 2G है, 1G है, 3G होता है। ऐसी करके प्रेजेंट में आपकी 4G चल रहा है। अभी अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 5G लॉन्च किया गया। तो जी का मतलब होता है जनरेशन, हिंदी में कहते हैं पीढ़ी, है ना। और ये पीढ़ियां आपकी स्पीड के हिसाब से काउंट की जा रही हैं। आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे कंप्यूटर वाले टॉपिक में। जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में तकनीकी में चेंज हुआ, जैसे 4G के स्थान पर 5G आया, तो इसमें कुछ लोगों का रोजगार चला जाएगा, कुछ लोग नए इसमें आपके आ जाएंगे। तो जिन लोगों का आपकी रोजगार गया, उन लोगों के लिए जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई वो तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी के प्रकार हैं कि एक चक्रीय बेरोजगारी है, साइक्लिकल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, स्ट्रक्चरल होता है, डिसगस्ट होता है, सीजनल होता है, और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। यानी जिन व्यक्तियों को वर्ष के आपकी 183 दिनों में कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, उनको रोजगार आपकी बेरोजगार व्यक्ति कहा जाता है। अब देखो, वास्तविकता में एक चीजें होती हैं, अगर ये चीजें हम समझ लेते हैं ना, तो इन चीजों को समझने के बाद, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन चीजों को समझने के बाद आपकी हमारी थोड़ा सा आप लोग काउंट करें कि हमारे भारत में यदि हम देखें तो बेरोजगारी के आंकड़े जो संस्था हम लोगों को देती है, यानी जो बताती है कि किस राज्य में बेरोजगारी कम है, किसमें ज्यादा है, या केंद्र सरकार जो बेरोजगारी बताती है कि इतना वर्तमान में बेरोजगारी का दर है, तो बेरोजगारी के आंकड़े देने वाली संस्था NSSO है। इसका फुल फॉर्म होता है आपकी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था का फुल फॉर्म है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इस संस्था को कहा जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, हिंदी में बोला जाता है। ये हमारे भारत में बेरोजगारी के आंकड़े देता है। इस संस्था के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रखा गया, मुख्यालय हेडक्वार्टर नेशनल कैपिटल भारत की नई दिल्ली में रखा गया। ये भारत में हर साल बेरोजगारी के आंकड़े प्रोवाइड कराता है, इतने लोग बेरोजगार हैं। तो प्लीज कृपया करके आपकी पढ़ें, और वो चीज पढ़ें जरूर जो पढ़ा हुआ आ जाए,
कोई फायदा नहीं है किसी अदर सब्जेक्ट को या अदर टॉपिकों को या इन बातों को पढ़ने से आपकी कि रोड पर कोई पट्टी लगी हुई है इसमें इसका मतलब क्या होता है। वो चीजें अब आपकी हमारी बहुत नॉर्मल चीजें होती थी, वो जीके के टॉपिक होते थे, जनरल नॉलेज। आजकल आपके एग्जामों में जीएस आता है, जनरल स्टडीज, यानी कि आपको टॉपिक का आपकी पूरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, पूरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी एग्जामों में आप कामयाब होते हैं। और हमेशा उन बातों की चर्चा करें जो आपके एग्जामों में आती है। थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना। एनएसएसओ जो संस्था होती है, इसके अनुसार भारत में बेरोजगारी को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखो वहां प्रकार थे, यहां बोला गया आपके वर्ग। कितने वर्गों में भारत में बेरोजगारी को बांटा गया है। नंबर 1 होता है सामान्य प्रमुख स्तर, है ना, इसको कहते हैं आपकी हमारी यूजुअल स्टेटस, इंग्लिश में यूजुअल स्टेटस। एक बेरोजगारी का वर्ग होता है आपकी सामान्य साप्ताहिक स्तर। ये बहुत ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। सामान्य साप्ताहिक स्तर को इंग्लिश में बोला जाता है करंटली वीकली स्टेटस। एक बेरोजगारी का वर्ग होता है सामान्य दैनिक स्तर, इसको इंग्लिश में कहते हैं करंटली डेली स्टेटस। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा याद रखना कि भारत में बेरोजगारी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो भारत में बेरोजगारी को एनएसएसओ के अनुसार 3 वर्गों में बांटा गया। सामान्य प्रमुख स्तर, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनना कि अगर हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिनों के अंदर 183 डेज 183 दिनों के अंदर उसके पास कोई भी रोजगार नहीं था, उसने 183 दिनों में किसी भी एक दिन किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ का कार्य नहीं किया, कोई भी अर्निंग का वर्क उसके द्वारा नहीं किया गया 183 डेज में, तो उस व्यक्ति को जिस बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाएगा वो आपकी यूजुअल स्टेटस होगा, सामान्य प्रमुख स्तर। उसके बाद होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना मुझे यहाँ सारे व्यक्ति, अगर इसे हम देखते हैं सामान्य प्रमुख स्तर का मतलब ये होता है। इसके बाद होता है सामान्य साप्ताहिक स्तर होता है, सामान्य साप्ताहिक नहीं सॉरी चालू साप्ताहिक स्तर कहते हैं इन्हें हिंदी में। चालू का मतलब करंटली होता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करने लायक था या काम की तलाश में था और उसको काम नहीं मिला और उस व्यक्ति ने सप्ताह के किसी भी एक दिन में, किसी भी एक दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं किया तो उस व्यक्ति को आपकी चालू साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाए। यानी जब कभी भी हम लोग बेरोजगारी की बात करें तो 3 प्रकार की होती है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से बेरोजगारी का वर्ग कौन सा नहीं है। ऑप्शन में सामान्य प्रमुख स्तर होगा, ऑप्शन में चालू साप्ताहिक स्तर होगा, ऑप्शन में चालू दैनिक स्तर होगा और एक और ऑप्शन में मान लेते हैं रख देते हैं वो आपकी चालू मासिक स्तर। तब भारत में बेरोजगारी का कौन सा स्तर नहीं होगा, तब आंसर क्या आ जाता है आपकी, ये आ जाता है कि इसके अंतर्गत बेरोजगारी काउंट नहीं की जाती, इन तीनों के अंतर्गत भारत में बेरोजगारी काउंट की जाती है। तो सामान्य प्रमुख स्तर का मतलब 183 दिनों में कोई रोजगार ना होना। चालू साप्ताहिक स्तर का मतलब होता है किसी भी एक संदर्भित सप्ताह के किसी भी एक दिन में किसी भी एक घंटे में काम नहीं होना। उसके बाद आपकी हमारी तीसरा प्रकार आता है। अगर हम तीसरे प्रकार को अगर हम देखते हैं तो किसी भी एक दिन में, किसी भी एक दिन, किसी भी एक दिन में, किसी भी एक दिन में 1 घंटे का भी रोजगार, 1 घंटे का भी कोई व्यक्ति यदि कार्य नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एक दिन में स्पेसिफिक डेज में अगर वो व्यक्ति 1 भी घंटे का कार्य नहीं करता है, लाभ का कार्य नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को जिस बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाएगा वो चालू दैनिक स्तर या करंटली डेली स्टेटस होगा। ये 3 वर्ग होते हैं, वो हमने अभी 5 प्रकार या 6 प्रकार बेरोजगारी के पढ़े हैं। ये एनएसएसओ के अनुसार इस आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों को काम किया जाता है। अब देखो ध्यान रखना आपके कि जो बवंडर काटा जाता है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब असलियता में होता है। बताना किसी भी व्यक्ति को, और बेरोजगारी पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि परिछन बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित है, परिछन बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, या मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका क्या तात्पर्य है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है।
इसके बाद बात करें आपकी हमारी, मैं जल्दी से आप लोगों को आपकी हमारी एक बात और बता देता हूं, ध्यान से आपकी सुनना। अगर अगर हम एक दिन में बात करें किसी भी एक व्यक्ति की, किसी भी एक व्यक्ति की यदि हम बात करें किसी भी एक दिन में, यदि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी एक दिन में 4 घंटे या उससे अधिक का कार्य करता है, किसी भी एक दिन में, कोई भी एक दिन लिया विद इन 24 आवर्स, कोई भी एक व्यक्ति एक दिन में 4 घंटे या उससे अधिक का कार्य करता है, तब उस व्यक्ति को पूर्ण दिन के रोजगार के अंतर्गत रखा जाएगा। तो एक दिन का रोजगार इसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति 24 घंटे में 4 घंटे या उससे ज्यादा का अगर कोई आपकी लाभ का कार्य, कोई भी आपकी हमारी अर्निंग का वर्क कर लेता है, तो उसे आपकी पूर्ण दिन का रोजगार या परफेक्ट डेज का आपकी एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं एक दिन में विद इन 1 डेज, एक दिन में 1 घंटे से अधिक, 1 घंटे से अधिक, परंतु बट 4 घंटे से कम का कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति है 1 घंटे से तो अधिक का कार्य कर रहा है लेकिन 4 घंटे से वो कम का कार्य कर रहा है, तब उस व्यक्ति को जिस रोजगार के अंतर्गत रखा जाएगा उसे आधे दिन का रोजगार कहा जाता है। आधे दिन का रोजगार, तब उस व्यक्ति को आधे दिन के रोजगार के अंतर्गत आपकी काम, ये पूर्ण आपकी हमारी परफेक्ट डेज का आपकी एम्प्लॉयमेंट होता है, और ये आपकी हमारी आधे दिन का रोजगार। वो 3 प्रकार है, वो 6 प्रकार है, 2 तरीके से आपकी हमारी रोजगारी बेरोजगारी मापी जाती है। ऐसे ही बात करें तो एक क्वेश्चन और कंपटीशन में जो आने वाला सबसे ज्यादा है, देखो पढ़ाई करना मजाक में पढ़ाई नहीं होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, आपकी कोशिश करना चीजें मेमोराइज हो जाए और याद हो जाए आपकी हमारी, और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है और क्वेश्चन आता है कि बेरोजगारी बढ़ने से किसी भी देश में गरीबी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है क्यों, ये बोला जाता है। तभी इसमें देखो 4 ऑप्शन लिखे हुए होते हैं, इसका आंसर याद रखना, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ जाती है क्योंकि, इसका एक ऑप्शन में लिखा हुआ होगा क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी रेखा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। हमेशा इसका आंसर यही आता है, चारों ऑप्शनों में से कौन सा फाइंड आउट करें। गरीबी रेखा का मतलब बीपीएल होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब गरीबी क्या होती है, इस पर एक अलग से क्लास हम करेंगे और उसे भी समझेंगे कि भारत में आजकल ये कहा जा रहा है कि लोग बाग गरीब हो रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, लोग रोजगार चला गया, तो रोजगार बेरोजगारी का मतलब तो ये होता है जो हमने यहाँ समझा। गरीबी पे हम एक स्पेशल क्लास रखेंगे, उसे भी बिल्कुल ऐसे ही आपकी हमारी स्पेसिफिक आपके तरीके से समझेंगे और उसमें समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपकी गरीबी से आ चुके हैं और किन क्वेश्चनों के आने की संभावना है आपकी पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड। तो जब कभी भी किसी भी देश में आपकी बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे हम गरीबी कहते हैं। देखो वर्तमान समय में अगर हम बात करें, जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, अगर किसी भी देश में बेरोजगारी की दर निकालनी हो, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर निकालना हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी हमारी रेट जो निकलता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है किसी भी आपकी हमारी देश में बेरोजगारी दर बराबर होती है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ऊपर रखें, बेरोजगार व्यक्ति ये वाले, ठीक है। नीचे रखें आपकी हमारी श्रम शक्ति, जो मैं शुरू में आके एक्सप्लेन कर रहा था क्लास के अंदर, श्रम शक्ति आपकी हमारी जो 15 से 65 वर्ष की आयु के टोटल व्यक्ति होते हैं, बेरोजगार व्यक्ति बटे श्रम शक्ति और मल्टीपल 100 से कर देते हैं, तो इससे बेरोजगारी की आपकी हमारी दर निकल के आ जाती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में अभी पिछले मंथ में बेरोजगारी की दर आपकी 8.3% रही है। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य है, सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य जो बताया गया है, सबसे अधिक बेरोजगारी वाला राज्य जो है वो बताया गया हरियाणा,
और हरियाणा में भारत में बेरोजगारी की दर है 37.3% और सबसे कम बेरोजगारी वाला दर आपके राज्य बताया गया है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में हमारे भारत में बेरोजगारी की दर है 0.4%। आपके ये आंकड़े हैं, ये कुछ फैक्टेबल आपकी हमारी बातें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट वाला स्टेट हरियाणा है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वाला स्टेट आपकी सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट वाला स्टेट छत्तीसगढ़ है। और बेरोजगारी की दर का मतलब होता है कि आपके बेरोजगार व्यक्ति को ऊपर रखो, जो हमें भी एक्सप्लेन करके आए। टोटल आपकी हमारी ये जो आपकी हमारी लेबर फोर्स होता है, श्रम शक्ति से नीचे करो आप और मल्टीपल 100 से कर देते हैं। इन अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन को ऊपर रखते हैं और नीचे आपकी हमारी श्रम शक्ति का मतलब होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स को नीचे पढ़ते हैं, मल्टीपल 100 से कर देते हैं, तो टोटल आपकी हमारी जो दर निकल के आती है उसको क्या कहते हैं? बेरोजगारी दर। उम्मीद करते हैं कि पूरी क्लास में जो भी हमने बेरोजगारी या रोजगारी के ऊपर बात करी है उसमें आप सोचें, समझें और कोशिश करें कि आपकी बेरोजगारी दूर हो। और ऐसे ही तथ्यों, ऐसी ही एजुकेशन, ऐसी ही पढ़ाई से आपकी बेरोजगारी दूर हो सकती है। ऐसे ही अगले आने वाले टॉपिकों पर जो भी आपके टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायी होंगे, उन्हीं टॉपिकों के साथ आपकी हमारी अगली क्लास में आपसे बात करते हैं। आज के लिए आपकी इतना ही। गुड नाइट।